मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम फिर हाजिर आपके सामने अपनी ऑनलाइन क्लासेस के साथ। जैसा कि आपने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा है, अपने पुराने लेक्चर्स में देखा है कि हमने दो चैप्टर विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव और उसके बाद केमिस्ट्री का एक चैप्टर दैनिक जीवन में रसायन कंप्लीट किया, उन पर क्वेश्चंस किए, उनको अच्छे से समझा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अगला चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं टॉपिक रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक। रासायनिक अभिक्रिया का क्या मतलब है? रासायनिक अभिक्रिया का मतलब है हमारे पर्यावरण में, हमारे चारों तरफ, ठीक है, जो कुछ भी क्रिया हो रही है, ठीक है, किसी भी तत्व में, किसी भी आयन में जो भी क्रिया हो रही है उसे हम कहते हैं रासायनिक क्रिया, ठीक है। अब अभिक्रिया का क्या मतलब है? अभिक्रिया का मतलब है किसी चीज में परिवर्तन हो जाना या कोई नया सेक्शन बन जाना अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। किसी चीज में कोई भी परिवर्तन हो जाए, चाहे वो उसकी अवस्था में परिवर्तन हो, चाहे वो उसके ताप में परिवर्तन हो, चाहे वो उसके रंग में परिवर्तन हो या कैसा भी परिवर्तन हो, ठीक है। तो मुख्य रूप से अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? अभिक्रिया का मतलब होता है किसी पदार्थ की अवस्था, रंग, ताप, प्रकृति आदि में बाकी चीजें भी आ जाती हैं, परिवर्तन होना, ठीक है। किसी पदार्थ की अवस्था, रंग, ताप, प्रकृति आदि में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। अब अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? अगर मैं लेकर चलूं कि अभिक्रिया के प्रकार, तो अभिक्रिया मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पहली होती है भौतिक अभिक्रिया, ठीक है, और दूसरी होती है रासायनिक अभिक्रिया। भौतिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक भौतिक अभिक्रिया। हमारा टॉपिक है भौतिक अभिक्रिया। भौतिक अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? जब किसी पदार्थ की केवल अवस्था, आकार या आकृति में परिवर्तन हो, ठीक है, उसे हम भौतिक अभिक्रिया कहते हैं। इसमें पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, इसके रासायनिक गुणधर्म हमेशा समान रहेंगे, ठीक है। इस अभिक्रिया में कोई भी नया उत्पाद नहीं बनता, ठीक है। जैसे उदाहरण मैं आपको लेकर चलता हूं, अगर आप पानी को के फ्रिज में रखते हैं, उसको ठंडा करते हैं, तो वो फाइनली एक टाइम बाद बर्फ बन जाएगा, ठीक है। और उस बर्फ को अगर आप उठाकर बाहर रख देते हैं तो फाइनली पानी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पानी से बर्फ का बनना और बर्फ से पानी का बनना एक भौतिक अभिक्रिया कहलाती है। दोनों स्थितियों में रहने वाला उसका फॉर्मूला क्या है? H2O, ठीक है। तो भौतिक अभिक्रिया की परिभाषा क्या है? जब किसी अभिक्रिया में पदार्थ की अवस्था, आकार या
आकृति में परिवर्तन हो परंतु उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन ना हो, ठीक है, उसके आकार आकृति अवस्था में परिवर्तन हो जाए परंतु उसके रासायनिक गुणों में कोई भी परिवर्तन ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे भौतिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसमें नया पदार्थ नहीं बनता, इसमें नए पदार्थ की प्राप्ति नहीं होती। अगला इसका उदाहरण देखते हैं हम। जैसे हमारा पानी जब हमने ठंडा किया तो वो किस में बन गया? बर्फ में। ठीक है, अच्छा पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O, और बर्फ का फॉर्मूला भी क्या होता है? H2O। दोनों का फॉर्मूला कैसा है? समान। ठीक है, और जब हमने बर्फ को गर्म किया तो वो फिर से किस में बदल गया? पानी में। ठीक है, तो फिर से किस में बदल गया? पानी में। मतलब इसमें पदार्थ की प्रारंभिक अवस्था प्राप्त की जा सकती है। इसमें हम पदार्थ की प्रारंभिक अवस्था को दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जब किसी अभिक्रिया में पदार्थ की अवस्था आकार या आकृति में परिवर्तन हो लेकिन रासायनिक गुणों में कोई भी परिवर्तन ना हो तो उसे हम भौतिक अभिक्रिया कहते हैं। इस अवस्था में नए पदार्थ की प्राप्ति नहीं होती, हम पदार्थ की वास्तविक या प्रारंभिक अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण, पानी को ठंडा करके मैंने बर्फ के अंदर कन्वर्ट किया और बर्फ गर्म होकर फिर से कन्वर्ट किस में हो गया? पानी में। ठीक है, अब मैं पानी को और गर्म करूंगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? भाप में। और भाप को अगर ठंडा करूंगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पानी में। ठीक है, तो ये उदाहरण तो किसके हैं? भौतिक अभिक्रिया के। अब हम स्टार्ट करते हैं अगला पॉइंट। जो कि है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया का क्या अर्थ है? रासायनिक अभिक्रिया का अर्थ है जब किसी पदार्थ की अवस्था या आकृति में तो परिवर्तन हो ही हो परंतु उसके साथ साथ उसके रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन हो जाए। ठीक है, आकृति, अवस्था या आकार इनमें परिवर्तन तो हो ही हो, साथ में रासायनिक गुणों में क्या हो जाए? परिवर्तन। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। जब किसी अभिक्रिया में पदार्थ के भौतिक गुण कौन कौन से हैं? अवस्था, आकृति या आकार के साथ साथ
भी परिवर्तन हो जाए तो उसे रासायनिक अभिक्रिया, तो हम उसे क्या कहने लगते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो हमेशा नए पदार्थ की प्राप्ति होगी। रासायनिक क्रिया में हमेशा नया पदार्थ प्राप्त होगा। ठीक है, इसमें सदैव नया पदार्थ प्राप्त होता है। अब अगर नया पदार्थ प्राप्त होगा तो आप पुराने पदार्थ की अवस्था को पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, या फिर पदार्थ की वास्तविक प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, पदार्थ की प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त नहीं किया जा सकता, प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसका उदाहरण देखेंगे। हमारे पास दूध है, हमने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया? दही। दूध को किस में कन्वर्ट कर लिया? दही में। ठीक है, तो क्या दही से हम दोबारा दूध बना सकते हैं? ये नहीं बनेगा। ठीक है, अब अगर हम दही से हमारी छाछ या लस्सी जैसा कोई भी सेक्शन बना लें तो क्या हम दोबारा दही प्राप्त कर सकते हैं? नहीं, हम दोबारा दही प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, गैस का एक और उदाहरण देखते हैं। ठीक है, जैसे कार्बन को जलाने पर, अगर हम कार्बन को जलाएं क्या बनती है? Cl2 गैस बनती है। आपने कार्बन को जलाया मतलब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराई और क्या बन गया? CO2। आपने कोई भी अखबार या पेपर जला दिया, जलाने के बाद आपने क्या देखा? उससे राख बन गई है और CO2 गैस निकल गई है। ठीक है, तो क्या उस राख से दोबारा कागज बनाया जा सकता है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, इसका मतलब वो परिवर्तन जो मुख्य रूप से स्थायी होते हैं, जो क्या होते हैं? स्थायी, जिन्हें दोबारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता या जिनसे दोबारा प्रारंभिक अवस्था की प्राप्ति नहीं हो सकती, उन्हें हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। और जिनमें प्रारंभिक अवस्था की प्राप्ति हो जाए उसे हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। अब क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन बनता है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है? ठीक है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है? तो पहला अंतर तो इनकी परिभाषा हो गई कि भौतिक परिवर्तन में तो सिर्फ भौतिक गुणों में परिवर्तन होगा, रासायनिक गुण क्या रहेंगे? समान। और भौतिक गुण का मतलब आकृति, अवस्था या उसका आकार। ठीक है, जबकि रासायनिक गुण धर्मों में क्या होगा? भौतिक गुणों के साथ साथ रासायनिक गुण भी परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड, भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ की प्राप्ति नहीं होती, जबकि रासायनिक परिवर्तन में सदैव नए पदार्थ की प्राप्ति होगी। भौतिक परिवर्तन अस्थायी होते हैं, उसमें हम पदार्थ की प्रारंभिक अवस्था को पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जबकि रासायनिक परिवर्तन स्थायी होते हैं, इसके अंदर हम पदार्थ की प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमेशा नया पदार्थ बन जाता है, अभिक्रिया के अंत में नया पदार्थ बन जाता है।
ठीक है। अब अगला टॉपिक आता है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण का क्या अर्थ है? रासायनिक समीकरण का अर्थ है जो भी अभिक्रिया हो रही है, ठीक है, जो भी अभिक्रिया हो रही है उसको पदार्थ के संकेतों के रूप में व्यक्त करना, ठीक है। रासायनिक समीकरण, ठीक है। इसकी क्या परिभाषा है? किसी रासायनिक अभिक्रिया को पदार्थ के संकेतों के रूप में व्यक्त करना, ठीक है। पदार्थ के संकेतों के रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। जैसे इसका उदाहरण हम लेकर चलते हैं, कार्बन का दहन करने पर, अभी हमने इसका उदाहरण समझा भी था, CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, ठीक है। मतलब कार्बन को जब हम ऑक्सीजन के साथ दहन करेंगे तब हमारे पास कौन सी गैस बन जाएगी? CO2। तो ये जिस तरह से हमने लिखा है, C का मतलब कार्बन, O का मतलब ऑक्सीजन, और इन दोनों को जोड़ दिया मतलब क्या हो रहा है? दहन, ठीक है। अगला देखते हैं एग्जांपल। लोहे पर जंग लगना, ठीक है, लोहे पर जंग लगना। अब इस लाइन को रासायनिक समीकरण में कैसे बदलेंगे? जब आयरन की रिएक्शन हमने ऑक्सीजन से करा दी, ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या बनेगा? 2Fe2O3। इसका मतलब है फेरस ऑक्साइड, और ये लोहे पर जंग लगने को दिखाता है, ठीक है। हम और भी समझ सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर किसका निर्माण करते हैं? जल का। तो 2H2 प्लस O2, ये क्या बना लेंगे? 2H2O। ये क्या है? रासायनिक समीकरण, ठीक है। अब रासायनिक समीकरण लिखने का तरीका। रासायनिक समीकरण लिखने का क्या तरीका, ठीक है। तो सबसे पहले हम रासायनिक समीकरण में एक चीज समझते हैं कि अभिकारक किसे कहते हैं और उत्पाद किसे कहते हैं, ठीक है। अभिकारक, या इसे बोल सकते हैं हम क्रियाकारक, या इसका एक और नाम होता है जिसे बोलते हैं अभिकर्मक, ठीक है। मुख्य रूप से ये दो नाम ही होते हैं, तो हम ये दो नाम ही लेकर चलते हैं, अभिकारक या क्रियाकारक। वे पदार्थ जो
भाग लेते हैं का मतलब हिस्सा लेते हैं, पार्ट लेते हैं, ठीक है। जो रासायनिक अभिक्रिया करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अभिकारक। और उत्पाद या फिर इसे हम कहते हैं क्रियाफल, ठीक है। तो वे पदार्थ जिनकी प्राप्ति होती है, ठीक है, जो नए पदार्थ बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उत्पाद, ठीक है। जैसे एग्जांपल H2 प्लस O2, ये क्या बना लेगा, 2H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, जल। तो ये तो हमारे पास क्या बन गए, अभिकारक, ठीक है। तो और ये क्या बन गए हमारे पास, ये क्या बन गए हमारे पास, उत्पाद। समझाने के लिए मैं इस एग्जांपल को यहां पर लिखता हूं, ठीक है। ये तो हो गए हमारे पास अभिकारक या क्रियाकारक, और ये हो गए उत्पाद या फिर क्रियाफल, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण लिखने का पहला तरीका क्या है, फर्स्ट पॉइंट, अभिकारक सदैव बाईं तरफ होते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पर रहते हैं। बाईं ओर, लेफ्ट हैंड साइड पर रहते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर अभिकारक बाईं तरफ रहेंगे तो उत्पाद किस तरफ रहेंगे, दाईं तरफ। उत्पाद सदैव दाईं ओर, और दाईं ओर को हम क्या बोल देते हैं, RHS, राइट हैंड साइड, ठीक है। पर रहते हैं अभिकारक तो बाईं ओर, लेफ्ट हैंड साइड, और उत्पाद दाईं ओर, राइट हैंड साइड। तीसरा, अभिक्रिया अभिकारक व उत्पाद के बीच के तीर का चिन्ह होता है, ठीक है। तीर के चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। कौन सी अभिक्रिया किस दिशा में हो रही है, ये किसका पता चलेगा, कैसे पता चलेगा हमें, तीर के चिन्ह द्वारा। जहां तीर का नुकीला भाग, ये तो किसको दिखाएगा, उत्पाद को, और तीर की पूंछ ये किसको दिखाएगी, अभिकारक को, ठीक है। जहां तीर का नुकीला भाग क्या दिखाता है, उत्पाद, और तीर की पूंछ क्या दिखा रही है, अभिकारक, ठीक है। अब तीर के निशान पर हम ये लगाते हैं कि भैया हमने ये अभिक्रिया कैसे की, ऊष्मा देकर की है, ठंडा करके की है, या हमने कोई उसके अंदर पदार्थ मिलाया है, या हमने उसको विद्युत दी है, या हमने कैसे किया है। जैसे एक एग्जांपल लेकर चलता हूं कि आपको चाय बनानी है, ठीक है, बेसिक एग्जांपल। आपने आपके बर्तन में, चाय बनाने वाले बर्तन में पानी, चाय पत्ती, चीनी, अदरक, ये सब कुछ डाल के रख दिया बस,
गैस ऑन नहीं की तो क्या चाय बनेगी? नहीं। तो कुछ अभिक्रियाओं को करने के लिए हमें ऊष्मा देनी पड़ती है और कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जो बिना ऊष्मा दिए कंप्लीट हो जाती हैं। जैसे आपको आपके कपड़े सुखाने में, या मैं बात करूं आपको घर में जो पुट्टी वो करते हैं, पेंट करते हैं, कली करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए सिर्फ चूने के पत्थर को पानी में मिला देते हैं, ठीक है, सिर्फ घोलना होता है, तो उसके लिए हमको कोई भी ऊष्मा देने की आवश्यकता नहीं पड़ी, ठीक है। आपको सांस लेनी है, आपको आपके अंदर ऑक्सीजन लेनी है, तो क्या हमें कोई ऊष्मा देनी पड़ी? ठीक है। तो कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जो कि ऊष्मा लेती हैं और कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जो ऊष्मा देती हैं। तो जिन अभिक्रियाओं में हमें ऊष्मा देना पड़ रहा है, हम ऊष्मा दे रहे हैं या विद्युत ऊर्जा द्वारा कंप्लीट कर रहे हैं, उसको हमेशा तीर के चिन्ह पर प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। अभिक्रिया की स्थिति को मतलब कि हम ऊष्मा दे रहे हैं, विद्युत दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, तीर के चिन्ह पर प्रदर्शित करते हैं, तीर के चिन्ह पर प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये तो इसके 4 हो गए। अब हम अगला देखते हैं। पांचवा पॉइंट क्या है? अभिकारक तथा उत्पाद की अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है कि आपने जो अभिकारक लिया है वो किस अवस्था में है, गैस अवस्था में है, ठोस अवस्था में है, द्रव अवस्था में है, और इस अभिक्रिया के दौरान आपका जो उत्पाद बन रहा है आपका जो उत्पाद बन रहा है वो किस अवस्था में है, ठीक है। जैसे ये अभिक्रिया जो मैं ले रहा हूं, इसमें अभिकारक में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैस अवस्था में है, लेकिन जो पानी बन रहा है वो कैसी अवस्था में है? द्रव अवस्था, ठीक है। आप जो कार्बन को जला रहे हैं और CO2 गैस बना रहे हैं, तो कार्बन कैसी अवस्था में? सॉलिड, ठोस अवस्था में। ऑक्सीजन गैस और CO2 भी कैसी अवस्था में है? गैस, ठीक है। तो ये सब किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? रासायनिक समीकरण में चिन्हों पर उनके संकेत बनाकर। अब हम कितने अभिकारक ले रहे हैं, किस मात्रा में ले रहे हैं, ठीक है, और किस मात्रा में उत्पाद बन रहा है, ये भी किस पे प्रदर्शित करते हैं? रासायनिक समीकरण में, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के टॉपिक्स को बहुत अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे। होप करता हूँ आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी हो। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कुछ चीज समझ में नहीं आई हो, तो प्लीज आप पूछिए, आपको उसका आंसर जरूर मिलेगा। और उम्मीद करता हूँ आप मेरे पढ़ाए हुए लेक्चर्स को नोट डाउन कर रहे हैं, नोट्स प्रॉपर बना रहे हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है बेटा। अगर आप अभी नहीं करोगे तो फिर एक बार में वर्कलोड बहुत ज्यादा हो जाएगा और आप काम कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास।